नमस्कार साथियों, मैं हूँ सीपी जोशी और आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। हम लोगों ने एक अपने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी चैंपियन के साथ एक मुहिम शुरू की है और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने जितने भी कम्युनिटी रेडियोज हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत हैं, वो सब लोगों से निवेदन करना है कि हम अपने टीबी चैंपियंस की बात को सब लोगों के साथ रखें, साझा करें, ताकि हम टीबी को जड़ से मुक्त कर सकें। इसके लिए हमने एक अभियान दिया है कि 10 तारीख 10 बजे 10 मिनट के लिए आप सब लोग सुने हमारी बात। क्या बात है। 10 तारीख 10 बजे 10 मिनट के लिए बहुत सुंदर डायलॉग है। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। सीपी जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको अभी आपने सुना। रीच के स्टेट नेटवर्किंग कोऑर्डिनेटर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, द्वारा हाट में रहते हैं और खुद सामुदायिक रेडियो से बहुत अरसे से जुड़े रहे हैं। और सीपी जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत अरसे बाद आप आए हैं यहाँ पर स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नेहा और हंसी दो टीवी चैंपियंस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको टीवीसी कहा जाता है। तो आप दोनों का ही, नेहा और हंसी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। तो नेहा जी के पास माना चाहती हूँ। तो नेहा ने जो है वो अल्मोड़ा कैंपस से एमएससी केमिस्ट्री किया है। नेहा जी, बहुत कम उम्र की आप लग रही हैं। कैसे इतने कम एज में टीवी आपको हुआ? मैं चाहती हूँ कि अपने अनुभव आप सुनाएं। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत। मैं टीबीसी नेहा, जिला नैनीताल उत्तराखंड की निवासी हूँ। और आप सभी सोच रहे होंगे टीबीसी क्या है। जैसा कि मैम ने बताया कि टीबीसी यानी कि टीबी चैम्पियन। मैं पहले एक टीबी सर्वाइवर रह चुकी हूँ और आज मैं क्योर्ड हो गई हूँ ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से, और आज मैं एक टीबीसी बनकर आपके सामने आई हूँ। मैम, इलाज के दौरान मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी, तो उसी वक्त अचानक से ही टीबी की जो सिम्टम्स होते हैं मेन, जैसे कि भूख नहीं लगना, अचानक से कमज़ोरी महसूस होना और वेट एकदम लूज़ हो गया था। तो ये सब सिम्टम्स मुझे थे। तो मैं सरकारी अस्पताल गई। वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला कि अभी आप 4-5 दिन की दवाई ले लीजिए, फिर देखते हैं बाद में कि कैसा रहेगा। तो दवाई लेने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब आपका टीबी का इलाज शुरू होगा। तो फिर मैंने वहीं से अपना इलाज कंटिन्यू किया। मैं उस वक्त रेंट पे रहती थी। मैंने अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया कि मुझे टीवी हो गई है, और तुरंत ही मेरे घर वाले मेरे पास आ गए थे। तो मेरे फैमिली वालों का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे पास आ गए थे और उनका सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ रहा। उस वक्त कभी भी मुझे ऐसा लो फील नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त थोड़ा एक सेल्फ स्टिग्मा मेरे अंदर आ गया था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। 3rd सेमेस्टर था मेरा। और मुझे जब इलाज होता है टीवी का, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उन दवाइयों के। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स में से होता है कि बहुत एकदम वॉमिटिंग होना, या फिर सर में भारीपन, चलने में किसी को दिक्कत होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो वहाँ पर मैं अपने एग्ज़ाम्स, अपने जो पेपर हैं वो नहीं दे पाई थी। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा पूरा सहयोग किया लास्ट तक, जब तक मेरा इलाज चला। और आज मैं बिल्कुल क्योर्ड हूँ और अपने ही जैसे PWTB यानी कि पीपल विद टीबी, जिनको टीवी है, उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ रीच संस्था से जुड़कर। क्या बात है। और बहुत ही दिल से खुशी होती है, बहुत मैं प्राउड फील करती हूँ। अपने नाम के आगे हमेशा टीबी मैं ज़रूर लगाती हूँ कि हाँ, मैं एक टीबी चैम्पियन हूँ और मैं टीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही हूँ। अपने देश को टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए काम कर रही हूँ। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने एक बोला है कि 2025 तक हमें अपने भारत देश को टीवी मुक्त बनाना है, तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आशा है कि हम 2025 तक भारत को टीवी मुक्त बनाने में हम सभी की एक अहम हिस्सेदारी होगी। हम सभी उसमें अपना योगदान करेंगे। क्या बात है नेहा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर। और आप डेडिकेट होकर काम कर रही हैं, क्योंकि सर्वाइवर जब हम रहते हैं तो एक अंदर से और डेडिकेशन आता है कि हम अब करें औरों के लिए भी। जी। तो जब टीवी हुआ तो एकदम से क्या डरे भी कि यार ये कोई लाइलाज बीमारी, तो मतलब मालूम तो था कि इसकी दवाइयाँ हैं और ये ठीक हो जाता है, तो डर था क्या मन में? डर तो नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली वालों का सपोर्ट बहुत था। और मुझे थी 2 प्रकार की होती है टीवी, एक होती है पल्मोनरी, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। मुझे थी एक्स्ट्रा वो पल्मोनरी। जो काफी रेयर एक, होती है, कम हाँ, होती है। वो एक पल्मोनरी टीवी होती है संक्रामक यानी कि फैलने वाली। और बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी होती है वो होती है लंग्स के अलावा शरीर के अन्य हिस्से में, बाल और नाखून को छोड़कर। तो मेरे लिम्फ नोड, मेरे गले में एक छोटी सी गांठ थी, वो दिखती नहीं थी और मुझे बस महसूस होती थी। तो एक वही, मतलब एक जैसे ही मुझे पता चला, मैं अवेयर थी, तो मैं अपने लिए अवेयर थी, तो मैं हॉस्पिटल गई, मैंने अपने आप को दिखाया।
और वहाँ पे पता चला कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। मैंने अपनी जांचें करवाई, मैंने दवा शुरू करी। जी, उसकी भी वहाँ कोई पे स्टेज वगैरह होती है क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी स्टेज टीवी की? स्टेज, हाँ, जैसे एक टीवी का इलाज जैसे 6 महीने तक चलता है, 168 डेज़ का, और एक ईपी केस जो मेरा था उसमें 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा चलता है, यानी कि जी 6 से 9 महीने तक। जी और आगे जो एमडीआर जो पेशेंट होते हैं, जब ज़्यादा ही टीवी बिगड़ जाती है तो फिर 1 डेढ़ 2 साल तक इस तरीके से इलाज चलता है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड। तो ये टीवी के प्रकार हैं। जी। तो इतना मैं घबराई नहीं थी, बट हाँ, थोड़ा बहुत क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी, मैं चल तक नहीं पाती थी, ओह! और वॉमिटिंग होती थी नाक से, मुंह से, और भूख ही नहीं लगती थी, खाना खाने का मन ही नहीं करता था। तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो कैसे मैं अपने लेक्चर अटेंड करती, कैसे मैं अपने सेमेस्टर को पूरा करती, तो वो एक सेल्फ स्टिग्मा था। जी। बाकी तो एक परिवार बार वालों का टीबी पूरा से साथ मुक्त था, होने मेरी के बाद तरह। दोबारा क्या टीबी होने की आशंकाएं होती हैं? जी, जी। अगर कहीं चूक हो गई, दवा टाइम से नहीं लिया गया, क्योंकि टीबी के इलाज में दवा को रोज़ लेना है, यानी कि नियमित रूप से हर दिन, और कभी भी दवा छूटनी नहीं चाहिए, और दवा का एक फ़िक्स टाइम होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 24 घंटे का जो अंतराल है, वो पूरा होना चाहिए। तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो दवा को टाइम पे नहीं लेते हैं, दवा को ऐसे ही, मतलब अरे हाँ, लेना ही है, कभी भी ले लिया, इस तरीके से भूल-चूक हो जाती है। तो हम अभी, जैसे मैं सपोर्ट हब में काम कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे कितने ऐसे पीडब्ल्यू टीबी हैं जिनको 1 नहीं, 2 नहीं, तीसरी बार टीबी हो जा रही है। तो ओह! आखिर ये क्यों हो रहा है? किस लिए ठीक हो होने रहा के है? बाद? ठीक होने के बाद भी उनका मतलब क्योर्ड होने के बाद भी उनको दोबारा से टीबी हो जाती है। तो कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है, भूल हो रही है, इसीलिए उनको दोबारा टीबी हो रही है। तो इस पे हमें काम करना होगा ओके। मिलकर। तो बहुत अच्छा लगा नेहा जी आपकी बातें सुनकर। आप अपनी पढ़ाई फिर पूरी कर पाई उसके बाद, अ, ठीक होने के बाद? हाँ, मैं आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर तो पाई। एमएससी आपका केमिस्ट्री में भी पूरा हो चुका है। जी, जी, बहुत शुक्रिया नेहा जी। अभी फिर दोबारा भी आपके पास आएंगे। जी। तो हंसी जी, आप बताइए आपका किस तरह का अनुभव रहा? इतनी कम एज की आप हैं, और कैसा कैसा एक्सपीरियंस था उस समय का? जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम हंसी आर्या है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हल्द्वानी से। तो जब मुझे टीवी हुआ था, तब उस टाइम पर मैं मैरिड थी, तो उस टाइम पे मेरी नई नई शादी हुई थी कि मुझे तब टीवी हो गया था। आपको पल्मोनरी टीबी था या? हाँ, मुझे पल्मोनरी टीवी था। जी। उस टाइम पे मुझे दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। हमारे नज़दीक में, हम कहते थे कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है डॉक्टर के पास, नज़दीक में जो डॉक्टर रहते थे, हम झोला छाप उन्हीं के पास चले जाते थे। फ़ीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, नॉर्मल ऐसा लगता था कि हम ठीक हो जाएंगे करके। तो वो हमने दवाइयाँ खाई, उससे ठीक नहीं हुए, तो फिर 3-4 महीने तक मैंने नज़दीकी से खाई। जब ज़्यादा ही दिक्कत बिगड़ हो गई थी, मुझे परेशानियाँ आ गई थी, तो मैं अपने हॉस्पिटल चले गई थी, प्राइवेट सेक्टर में गई थी मैं, क्योंकि ये सरकारी में नंबर नहीं आता है, जी। इसलिए मैंने प्राइवेट में दिखाया। तो फिर उस टाइम पर मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती थी, क्योंकि चलने में भी दिक्कत होती थी। मेरे साथ उस टाइम पर कोई था ही नहीं चलने के लिए। मैं उस टाइम पर बड़े मुश्किल से अकेले अपना, मतलब सब चीज़ देखने के बाद जाती थी। क्यों, आपका परिवार क्या आपके साथ नहीं था? मेरा परिवार साथ थे, पर उस टाइम पर नहीं थे कोई मेरे साथ। जी। तो मेरे को जब टीवी हुआ, तो मेरे ससुरालियों ने मुझे छोड़ दिया था। तो मैं अपने मायके में अपनी मम्मी पापा के साथ रहने लग गई थी। उस टाइम पे मेरे पापा भी मेरे से बात नहीं करते थे, तो ओह! फिर भी तो पापा जो मेरी जी जो केयर जी ये करते थे। बड़ा एक रहता होगा हाँ। पेशेंट का कि आज भी एक अछूत की बीमारी की तरह उनको अलग कर दिया जाता है। निश्चित रूप से अगर आज की डेट में भी अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा है, तो हुँ, ये एक बहुत ही अमानवीय बातें हैं। और बिल्कुल। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, और दवा जब चलती है तो उसके बाद आदमी ठीक हो सकता है, और ठीक हो जाते हैं बहुत से, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो उस टाइम पे जब मेरा इलाज चल रहा था, तो मैं मायके में रह गई थी। फिर मैं मायके से ही इलाज कराया। उस दौरान मैं प्रेगनेंसी भी थी, मुझे महीने चल गए थे। फिर मैंने ये सोचा कि डॉक्टर ने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, कि वो बोल रहे थे कि बच्चा अभी नहीं करना है, ये वो, अबॉर्ट कर दो, अबॉर्ट कर दो। मैंने फिर भी नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि ऊपर वाला जब बोलता है कि माँ बनने का सौभाग्य मिला है, तो नहीं छोड़ना चाहिए। जी। तो फिर मैंने एक माँ का फ़र्ज़ निभाया। उस टाइम पे मैंने अबॉर्ट नहीं किया। 3-4 डॉक्टरों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ भी खा सकते हैं, और आप बेबीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद बेबी भी रहा, और मैं भी। उस टाइम पे मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी। मैं पढ़ाई करती थी बीए फर्स्ट ईयर में, और उस टाइम पे मेरा कॉलेज चल रहा था फर्स्ट ईयर।
फिर उस दौरान मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि प्राइवेट से दवाई खाऊं। मैंने फिर भी दवाइयाँ चलाई, लेबरी करी, मजदूरी करी, उसके बावजूद मैंने दवाइयाँ भी चलाई अपनी। फिर पैसे भी कभी रहते थे कभी नहीं, फिर मम्मी देती थी। इस तरीके से मैंने अपना ट्रीटमेंट फिर भी कंप्लीट किया। 9 महीने का इलाज चला मेरा, जब तक मेरा बेबी हुआ तब तक मैंने दवाइयाँ खाई। होने के बावजूद भी मैंने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट किया और मैंने अपनी दवाइयाँ आगे तक चलाई। और लास्ट में मतलब जो चेकअप होता है, वो चेकअप के बाद दवाइयाँ 9 महीने में रोक दी थी। ओह, तो आप अभी एक बच्चे की माँ हैं जी। और 9 महीने का इलाज आपने पूरा किया। कितना समय हो गया आपके ट्रीटमेंट को पूरा? मेरे ट्रीटमेंट को 3 साल पूरे हो गए। जी, तो चौथा उसके साल बाद है। दोबारा आपको नहीं हुई है क्योंकि अच्छे से आपने अपना ट्रीटमेंट किया है। जी हाँ, तो मैंने उसके बाद फिर आपको लगा कि जब इतनी कठिन परिस्थितियों में मैं रही, तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां किसी और के सामने भी आती होंगी, तो आपको लगा कि मुझे टीबी चैंपियन के तौर पर काम करना चाहिए। जी हाँ, मेरे पास एनजीओ से कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे साथ तो स्टिग्मा हुआ है, आज मैं किसी के लिए खड़े हो सकती हूँ, क्योंकि उनको भी हो सकता है। मैं उनको मतलब काउंसलिंग करूँगी, उनको समझाऊँगी कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगर आप इनका ठीक तरीके से अच्छे से इलाज करेंगे तो इनका इलाज भी अच्छा रहेगा, आपका परिवार भी सही रहेगा। जी, तो बहुत ही कठिन एक्सपीरियंस आपका रहा है उस वक्त पे। तो बेटी आपकी क्या करती है अभी, कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मेरा एक बेटा है जो जी, अभी 4 साल का है, उसकी भी अभी सर्जरी हुई है गले की। जी। तो इसमें उसका भी मतलब जो हमारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं उस पे लगे। ओह, तो गले में उसका कोई दिक्कत हुई है? हाँ, उसके गले में दिक्कत हुई थी, तो वो दवाइयाँ खा मतलब दवाई के साइड इफेक्ट जी। रहे। तो अपने ससुराल आप दोबारा लौटे? नहीं जी, तो कभी उन्होंने फिर दोबारा खैर कुशल पूछने की जरूरत नहीं समझी? नहीं मैम, अभी भी मैं साथ में नहीं रहती हूँ, मैं फिलहाल जी। मायके ही रहती हूँ। जी, जी, जी। तो बहुत अच्छा अनुभव आपका है। तो ये जो आप काम कर रही हैं, इसमें आप क्या-क्या करते हैं? रूटीन आपका क्या रहता है? पहले हम एक मेंटरशिप में थे, आज हम मेंटरशिप हमारा ख़त्म हो गया है। मेंटरशिप में हमें कुछ पता नहीं था कि टीबी क्या है, कैसे होती है, उसमें 10 सर्विस होती हैं। तो वो सर्विस हम वैसे नहीं बता सकते हैं साथ में, तो हम उनको सर्विसेज ऐसे बताते थे कि उनको भी समझ में आ जाए, हम भी आसानी से उनको समझा सकें, क्योंकि हर कोई अच्छे से नहीं समझ पाता है। तो 10 सर्विसेज हम उनको वैसे ही समझाते थे। जी। और उनके साथ साथ उनको हम काउंसलिंग फैमिली के साथ भी करते थे और घर जाके विजिट करते थे। और उसके बाद अब 6 महीने हमारे वो कंप्लीट हो गया था, जब मेंटरशिप ख़त्म हो गया था, फिर हम CS और अब सपोर्ट हब में बैठ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी में। अच्छा, तो वहाँ पे बैठते हैं आप? जी जो हाँ, टीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे? टीवी हॉस्पिटल में। जी, अब जी। वहाँ पर हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो कितना घंटा देते हैं आप वहाँ पर? 5 से 6 घंटा अच्छा, में। पूरा दिन देते हैं एक तरह जी से। मैम। तो क्या स्थिति, सीपी जोशी जी के पास में आती हूँ, सर किस तरह से फिर रीच संस्था काम कर रही है और कितनी चुनौतियाँ बनी हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड अपने आप में एक चुनौती भरा राज्य तो है ही है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और फिर उसके ऊपर से भी, जैसा भी आपने हंसी जी को सुना, इस टाइप की भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं। तो उसके बावजूद भी जो है बहुत सारी संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, जिसमें रीच भी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीबी पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखने में आया है कि हम बहुत सारे कंट्रोल में हैं, बहुत सारा कंट्रोल है और लोगों को हम लोग अवेयर कर रहे हैं, दवाइयाँ समय पे मिल रही हैं। उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उस पे हम जो है सरकार के जितने भी हमारे, चाहे वो जो है स्टेट टीबी ऑफिसर्स हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स हों, चाहे और भी जितने भी हमारी पूरी लैग है, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अब हम काफ़ी कंट्रोल पर इसमें है। जी, जी। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि स्टिग्मा की, तो वो तो अब आदमी की अपने अपने उस पर बातचीत है। जैसे अभी हंसी जी ने बातचीत करी कि स्टिग्मा की ही वजह से उसको ससुराल से निकाल दिया, तो इसी तरीके के स्टिग्मा को हटाने के लिए हमने ये चैंपियंस जो हैं हमारे टीबी चैंपियंस, इनका सपोर्ट ले रहे हैं, और ताकि हम लोगों से बातचीत कर सकें और लोगों को ये तय करा सकें कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, या कोई इस टाइप से वो नहीं है कि अगर ये अभिशाप नहीं है, अगर हमने इसकी दवा ले ली और सही समय पर इसका सही उपचार कर लिया तो हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक वक्त था जब टीबी एक भयानक बीमारी हुआ करती बीमारी थी। थी, लोग घर से निकाल देते थे और जंगलों में रख देते थे, ऐसा भी हमने सुना है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं। जी, तो दवाई का है कि प्रॉपर आपको एक भी डोज मिस नहीं करना है। हाँ, तो लोग अपने प्रति अवेयर हुए हैं। अवेयर हुए। और ज्यादातर वैसे क्या गरीब तबकों में ये बीमारी होती है, नहीं, जहाँ इसके पे लिए खान ऐसा, पान की कमी है बहुत ज्यादा? देखिए ऐसा नहीं कहा जा मतलब सकता है। इम्यूनिटी से इसका संबंध है? हाँ, इम्यूनिटी से तो बिल्कुल इसका संबंध है ही है, क्योंकि ये देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये जो टीबी के कीटाणु हैं हम सबके शरीर में हैं, हाँ। सबके लोग हैं, लेकिन क्योंकि ये सुई हवा भी- में रह रहा है और हवा में जो लोग सांस लेंगे उनके अंदर होगा। लेकिन ये तभी काम करता है जब उसके शरीर की ताकत कमजोर होने लग जाती है। लगती है।
तो जब शरीर की ताकत कमजोर होने लगेगी तो वो अपना अपनी ताकत दिखाने लगेगा। तो बिल्कुल इसको ऐसे समझा जा सकता बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये इस तरह से है। अब वो चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई किसी भी जाति हाँ, का हो, जैसे धर्म फास्ट का फूड हो। खाने वाला कोई हाँ, हाँ, खाते पीते घर का भी कोई घर बच्चा हो बचा या हो कोई तो हो वो तो कहीं उसको से भी भी हो हो सकता सकता है। है। बस ये इसके लिए सिर्फ यही है कि अगर बाई किसी को किसी तरीके से ऐसा हो जाता है हम्म, तो क्योर करना सबसे बड़ी बात है। जी जी। तो सरकार इसमें फ्री दवाइयाँ देती है। बिल्कुल, सरकार की जो ये इसमें जो है बलगम की जांच से लेके खासकर इसमें जो अभी ऐसे बात आई कि टीबी दो प्रकार का है। हम्म, एक जो है पल्मोनरी है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। जी। पल्मोनरी जो है हमारे फेफड़े से संबंधित है, हम्म, क्योंकि फेफड़े में जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी पानी की जो बूंदें निकलती हैं, उसमें ये टीबी का जो बैक्टीरिया है ये सांस में निकल जाता है, जी। और जो दूसरा सामने बैठा हुआ है जिससे हम बात कर रहे हैं तो वहां तक भी पहुंच जाता है, उनके उनके सांस में भी पहुंच जाता है। जी तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है। जी, वो शुरुआती शायद कुछ दिन में होता है। हाँ, वो जो है शुरुआत में तो जो है आपका जब अगर खांसी वैसे तो ये है कि 15 दिन की 2 हफ्ते से अधिक की खांसी, रात को बुखार आना, वजन कम होना, भूख न लगना, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि टीबी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि बलगम की जांच करा लीजिए। और क्या बलगम की बलगम जांच की जांच की रिपोर्ट एकदम जल्दी आ जाती है? हाँ, तुरंत अब तो ऐसी स्थिति है कि बलगम की जांच सिर्फ इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, एक जो है सुबह बिना कुछ खाए वाला बलगम लेके जाना है किसी साफ सुथरे डिब्बे में, और दूसरा ऑन द स्पॉट वहां जहां आप जा रहे हैं जी। वहीं पर अपना बलगम का जो है जांच करें, दोनों की जांच करा लीजिए। अगर दोनों में वो पॉजिटिव आता है या एक में भी पॉजिटिव आता है तो दवाइयाँ डॉक्टर के दिशा निर्देशन में दवाइयाँ शुरू हो जी जाती जी जी। है ना। और उसके बाद क्या है कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी है वो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी भाग में हो सकता है तो, लेकिन वो भी है वो खतरनाक। किसी फोड़े फुंसी के रूप फोड़े में फुंसी के छोटा रूप में सा होता हो है, सकता जैसे है, या भी जेनाइटल अभी टीबी भी हाँ, होता हड्डी है। में नाखून और हड्डी में बालों होता को है, छोड़ के कहीं भी हो कहीं भी सकती हो है। कहीं भी सकता होता है है, जी। स्किन का टीबी होता है, जी जी। पेट में होता है। पेट में हमारे यहाँ पहले जो बुजुर्ग लोग या वो कहते थे कि एक गोला जैसा घूम रहा है। अब वो गोला आँखों किसी भी में प्रकार का हो सकता है, बिल्कुल टीबी का भी हो बिल्कुल सकता है, गैस का हो सकता है, किसी और। अब वो इसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर और बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल हैं उसमें बिल्कुल। वो उस पर जेनाइटल काम। टीबी भी होता है जिससे बांझपन की हाँ, स्थिति कभी बांझपन, होती बिल्कुल है। बांझपन का वो है तो, है बिल्कुल। ना। तो वो उसमें टीबी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं और करते हैं, और उसके बावजूद हम अपने चैंपियन से यही कहते हैं कि इन सब चीज़ों को आप लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि लोगों को ये बात पता चले कि हाँ, ऐसी अगर स्थिति में ऐसा कुछ है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो सकता जी जी जी। है ना। तो अभी रीच संस्था की तरफ से आप लोग हर जिलेवार इस तरह के प्रोग्राम्स का जो आयोजित मेरा कर रहे हैं? हाँ, जो एक्चुअली वैसे जो रीच की ओर से भी हमने 5 जिले यहाँ पे काम कर रहे हैं, और 5 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो छूटे हुए जिले हैं उनमें भी हम लोग जो है इस तरीके का जो ये नेटवर्क खड़ा बना कर रहे करके हैं। इनमें भी हम लोग काम करेंगे और इसमें बातचीत करेंगे। तो नेहा जी, कुछ आप और बताना चाहेंगी कि आप जब इस तरह से काम करती हैं तो घर से आपको सपोर्ट मिलता है, और क्या क्या आप सोचती हैं लोगों को देखकर कि कैसे, क्या मतलब यंग एज के लोगों को भी क्या ज़्यादा हो रही है, या फिर किस किस तबके के लोग वहाँ पर आपको देखते हैं दिन भर हॉस्पिटल में? मैम, छोटे बच्चे से लेकर 2-3 महीने के बच्चे से लेकर बड़े यंग, मतलब जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उन सबको, किसी को भी टीबी हो सकती है। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी लिंग के, किसी को भी टीबी हो सकती है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि गरीब तबके के ही इलाके वालों को होगी। तो मैं एक मैसेज यही देना चाहती हूँ कि नया साल शुरू हो चुका है। हम सभी लोग नए साल में अपने लिए सोचते हैं कि हम ये रिज़ॉल्यूशन लें, अपने लिए सोचते हैं कि हम ये टारगेट बनाएँ, ये अपने अपने अंदर ये चेंजेस करें, या फिर एक टारगेट बना लेते हैं कि हाँ, हमें ये करना है इस साल तक। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने में हमारा क्या योगदान रहेगा? इंडिविजुअली जैसे मेरा है, हमारे समाज से और लोग भी जुड़े हैं। देश हम सबका है। हम सभी अगर एक-एक करके आगे आएँगे अपने देश को टीबी मुक्त बनाने में, तो शायद नहीं, ज़रूर वो सपना हमारा साकार होगा टीबी मुक्त बनाने का, कि हाँ, हमारा देश टीबी मुक्त होगा और होकर रहेगा। और हम जैसे ही इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हैं, ऐसे ही और लोग भी हमारे साथ अभी आज जुड़े, और आगे भी ऐसे ही जुड़ते जाएँगे, तो ज़रूर वो सपना साकार होगा। और वो सपना साकार होते हुए, उसको साकार होते हुए देखना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं यही आशा करती हूँ कि हाँ, एक दिन वो सपना ज़रूर पूरा होगा, पूरा जिस तरह से होगा। पोलियो मुक्त भारत हुआ। जी, उस जल्द तरह ही टीबी मुक्त भारत भी होगा, और जी। हम सबकी हिस्सेदारी, हम सबकी भागीदारी उसमें हो तो
बहुत ही खुशी की बात है और हम कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है कि हाँ, हम अपने देश के लिए कहीं न कहीं कुछ तो अपना सहयोग कर रहे हैं। जी, जी। तो बहुत अच्छा लगा नेहा जी, हंसी जी और सीपी जोशी जी, आप सबसे मिलकर और जानकर तमाम सारी जानकारियाँ टीबी के बारे में हमारे तमाम लिसनर्स जागरूक आज ज़रूर हुए होंगे। तो जी। जैसा कि अब आपका अभियान है 10 तारीख वाला, तो मैं चाहती हूँ कि हर 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को अगर आप लोग यहाँ पर नए-नए लोगों को लेकर आज आ पाएँ, कुछ जी, बातचीत कर पाएँ, तो ये अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हम, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम जो है कुछ बिल्कुल। नए-नए साथियों को लेते रहेंगे, आते रहेंगे और रिकॉर्डिंग कराएँगे, जी, तो और हर ताकि महीने की आप 10 हर तारीख जो है वो टीवी मुक्त भारत के नाम भारत के होनी नाम से जी, चाहिए। रहेंगी। बिल्कुल। तो आप जी, सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो अभी आपने कहा कि हम एक बार वो होंगे, गिरीश तिवारी, गिरदा जी। का एक गीत, मुझे 1-2 लाइन याद आ रही हैं जी, ज़रूर। कि जो है, ततुक नी लगा उदेख घुनन मुनई न टेक ठीक, ओ जेता एक दिने तो आलो दिनियो तुनी मैं बिल्कुल। जदिन कठुली रात ब्याली कौ कराली पौ फटाली जेता एक दिने तो आलो दुनिया दुनिया में। तो हमारी नेहा जी ने और हंसी जी ने जो बात कही, तो हम अपने गिरजा जी के जो गीत है उसको इससे जो है लिंक करते हुए ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक दिन वो आएगा जब हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। तो एक दिन जरूर आल जिस दिन हम सब मिल बिल्कुल, बैठ या बातचीत करें। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद बिल्कुल, आप बहुत सब लोग। शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर-दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।